यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। च1 किल देमा। मुंबई। एक शख्स बाथटब में अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी में कोई कपड़े नहीं थे और उसने एक हाथ में अपनी गन पकड़ी हुई थी। उसे शख्स का फेस बहुत ही हैंडसम था और उसकी फिजिक्स भी काफी अट्रैक्टिव थी। तभी उसके साइड में ही रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। इसी के साथ उस शख्स ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें झील से भी गहरी थी और उसने तिरछी नजर से अपने साइड में रखे हुए फोन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उस फोन को उठा लिया और अपने कान पर लगा लिया। इस दौरान उसकी नजरें सीलिंग की तरफ थी। सामने वाले की बातें सुनकर उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई। तभी उसके गुलाबी होंठ धीरे से हिले और उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, किल देम। कहने के साथ ही उस शख्स के होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। उसने अपनी गन को भी साइड में रखा और बाथटब से खड़ा हो गया। उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उसकी गर्दन के एक तरफ एक ईगल वाला टैटू बना हुआ था जो उसे बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा था। वहीं उसकी बाजू पर भी एक अजीब ही तरह का टैटू बना हुआ था। उसकी बाजू से उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स शो हो रही थी जो उसकी स्ट्रेंथ को दर्शा रही थी। वह बाथटब से बाहर निकलकर शावर के नीचे आकर खड़ा हो गया और शावर ऑन कर दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर किया हुआ था और अपनी आंखें बंद की हुई थी, जैसे वह शावर के पानी को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फेरा और चेहरा नीचे किया और अपने दोनों हाथ वॉल पर टिका लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। शावर का पानी उसके बालों से होता हुआ फोरहेड से फिसलता हुआ उसकी पलकों को भिगोता हुआ नीचे गिर रहा था। पर इस दौरान उस शख्स की आंखें इतनी गहरी नजर आ रही थी कि उन आंखों में जैसे कई रात समेटे हुए हो। कुछ देर बाद वह बाथरोब पहने अपने रूम में आया। उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे जिसमें से टपकता पानी उसकी नजर आ रही मस्कुलर चेस्ट पर गिर रहा था। तभी उसकी नजर अपने बेड पर बैठी एक रिवलिंग ड्रेस पहने हुए एक खूबसूरत लड़की पर गई जो उस शख्स को बड़ी ही डिजायर भरी नजरों के साथ देख रही थी। उस लड़की को देखकर उस शख्स ने अपनी आंखें छोटी कर उस लड़की को घूरा और कठोर आवाज में कहा, निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके बेड पर बैठी हुई लड़की कोई और नहीं निशा थी। निशा बेड से खड़ी होकर उस शख्स के करीब आए और सेडिक्टिव तरीके से उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, अंश तुम्हें नहीं लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए? आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू गेट मैरिड सून। अंश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ निशा की आंखों में देखा और फिर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, शादी होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसी ड्रेस पहनकर मेरे रूम में नहीं आना चाहिए? कहते हुए अंश ने एक नजर निशा को ऊपर से नीचे तक देखा। निशा ने अंश की बात को इग्नोर किया क्योंकि उसकी नजरें तो अंश की गर्दन से बहती हुई एक पानी की बूंद पर जमी हुई थी जो धीरे धीरे फिसलते हुए अंश की नजर आ रही मस्कुलर चेस्ट पर आकर रुक गई थी। निशा ने अपनी मधोशी भरी आवाज में कहा, बट आई वॉन्ट टू मेक टुनाइट ब्यूटिफुल विद यू, सो डोंट स्टॉप मी अंश। कहने के साथ ही निशा ने अपने पंजों के बल खड़े होकर अपने होंठ उस जमी हुई बूंद पर रख दिए और बहुत ही सेंसुअल तरीके से उसे लिक कर लिया। निशा की ऐसी हरकत से अंश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपनी आंखें खोल गुस्से से निशा को बालों को पकड़कर उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, हाउ डेयर यू डू दिस, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अंश को इतना गुस्से में देखकर निशा डरते हुए बोली, अंश वो मैं। पर अंश ने उसे ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे ऐसे ही बालों से पकड़ रूम के बाहर धकेल दिया, फिर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। निशा जो अंश के ऐसे धकेलने से गिरते गिरते बची, उसने पलटकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं अंश, कुछ दिन की बात और है, फिर तो तुम्हें मेरा होना ही है। एक बार शादी हो जाए फिर तो तुम्हें अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि तुम मुझसे एक मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहते हुए निशा के होठों पर शातिर स्माइल आ गई। वहीं अब तक अंश ने जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और आकर पेट के बल बेड पर लेट गया। इस वक्त अंश ने सिर्फ एक लोअर ही पहना हुआ था। अब हम अंश के बारे में जान लेते हैं। ये है अंश खुराना, खुराना एम्पायर के सीईओ और हमारी स्टोरी के मेन लीड। अंश एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का मालिक है और अंश का यही एटीट्यूड अक्सर लड़कियों को अपना दीवाना बनाता है। अंश को लोग सिर्फ खुराना एम्पायर के सीईओ के रूप में ही नहीं बल्कि और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे हार्टलेस, सनकी, साइको, एरोगेंट और क्रूएल अंश खुराना। अंश एक पावरफुल फैमिली को बिलोंग करता है और यही उसे काफी एरोगेंट भी बनाता है। अंश की फैमिली शहर की मुंबई की सबसे पावरफुल फैमिली है। शायद ही कोई होगा जो खुराना फैमिली से उलझने की कोशिश करेगा, खासकर अंश खुराना से, क्योंकि अंश खुराना का खौफ शहर के हर इंसान के दिमाग में बसता है।
अंश खुराना से ज्यादा लोग अंश के खौफ को पहचानते हैं और कोई भी अंश खुराना से उलझने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जिसने भी अंश से उलझने की कोशिश की है दूसरे ही दिन वह इस दुनिया से ही गायब हो गया, जैसे कभी वह दुनिया में था ही नहीं। कुछ ही लोग जानते थे कि अंश खुराना माफिया की दुनिया में भी राज करता है। सुबह का वक्त, अंश इस वक्त गहरी नींद में था और उसके उठने का कोई मूड नहीं था। फोन का अलार्म कब का बजकर बंद हो चुका था। कुछ देर बाद फोन की रिंग बजना शुरू हुई। अंश ने इरिटेट होकर अपना चेहरा के पिलो के अंदर घुसा लिया और अपने कान को पिलो से बंद कर लिया, लेकिन फोन था कि बार बार बजे ही जा रहा था। इरिटेट होकर अंश ने अपना सिर उठाकर फोन की तरफ देखा और फोन को पिक करके अपनी कान पर लगाकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। सामने की बात सुनकर अंश ने उनींदी आवाज में ही कहा, डैड ऐसा क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह इतने कॉल किए जा रहे हैं आप। सामने ही अंश के डैड राजवीर खुराना थे। राजवीर जी ने थोड़ा कठोर आवाज में कहा, अंश कहाँ थे तुम रात भर, जल्द से जल्द घर पहुँचो। तो अंश ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि अचानक मुझे बुला रहे हैं, और मैं अभी कहीं नहीं आने वाला, इसलिए बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना करें। तो राजवीर जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अंश मैंने कहा चुपचाप घर आओ, आज शादी की डेट फिक्स करने के लिए मिस्टर सिंघानिया घर आ रहे हैं और तुम्हारा भी यहाँ मौजूद होना जरूरी है। I have no interest in all this dad, do whatever you want। कहकर अंश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस पिलो पर सर रख सो गया। अभी उसे सोए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि तभी कोई जोर जोर से अंश के रूम का डोर पीटने लगा। अंश झल्लाते हुए बेड से उठा, What the hell, और जाकर उसने डोर ओपन कर दिया। वो सामने वाले इंसान से गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि एकदम से रुक गया। सामने ही अंश का जुड़वा भाई शिवांश खुराना खड़ा हुआ था। अपने भाई को देखकर अंश ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब डैड ने अब तुम्हें भेजा है मुझे लेने के लिए। कहकर अंश बिना उसकी बात सुने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शिवांश अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और फोन में अपने मेल चेक करते हुए अंश के बाहर आने का वेट करने लगा। आधे घंटे बाद अंश शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और उसकी मस्कुलर बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें चमक रही थी जो उसके गीले बालों से गिर रही थी। शिवांश ने नजर उठाकर अंश की तरफ देखा जो मिरर के सामने खड़े होकर ड्राई से अपने बाल सुखा रहा था। शिवांश ने अपना फोन रखते हुए कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो अंश, तुम्हें पता है ना डैड का गुस्सा, हर वक्त तुम उनसे डांट खाने के काम क्यों करते हो। अंश ने बिना शिवांश की तरफ देखे हुए ही कहा, वो उसके ब्रो डैड की तो आदत हो गई है बेमतलब में हल्ला मचाने की। शिवांश ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, अंश तुम्हें पता है ना डैड तुम्हें घर क्यों बुला रहे थे। तो अंश ने ड्रायर को वापस ड्रेसिंग पर रखते हुए शिवांश की तरफ देखा और जाकर उसके सामने ही सोफे पर एक पैर चढ़ाए बैठ गया और सामने रखी सिगरेट ली केस से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा ली। फिर स्मोक करते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है सिंघानियास आ रहे हैं उस स्टूपिड गर्ल निशा से मेरी शादी की डेट फिक्स करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने झल्लाते हुए कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अंश ने शिवांश से कहा, तो उसमें मेरी मर्जी शामिल ही कब थी ब्रो, मैंने तो शुरू से ही कहा था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। वाई डोंट यू गेट मैरिड अंश, 27 साल के हो चुके हो तुम और ये तुम्हारी शादी की उम्र भी है। और जब हमने निशा से तुम्हारी एंगेजमेंट की थी उससे पहले हमने तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें अगर कोई और लड़की पसंद है तो बता दो, हम उसे तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन तुमने तब भी मना कर दिया था। शिवांश ने थोड़ी सख्ती से पूछा तो अंश ने शिवांश की बात को इग्नोर करते हुए अपना सिर सोफे के पीछे हेड रेस्ट पर टिका लिया और सिगरेट का एक लंबा कश लेकर धुएं के छल्ले बनाने लगा। अंश ने जब शिवांश की बात का जवाब नहीं दिया तो शिवांश ने इस बार थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा, अंश आई एम आस्किंग यू समथिंग, आंसर मी। अंश ने तिरछी नजरों से शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि डैड उस निशा जैसी स्टूपिड लड़की से मेरी शादी करवा देंगे। शी इज वेरी इरिटेटिंग, आई कांट टॉलरेट हर इवन फॉर सम टाइम। अंश की बात सुनकर शिवांश ने एक गहरी सांस ली और फिर खड़े होते हुए कहा, अब जो भी है, तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ हो चुकी है तो अब तुम्हें ये शादी कर ही होगी, क्योंकि पूरा शहर जानता है तुम्हारी और निशा की सगाई के बारे में। उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठाते हुए कहा, मैं नीचे हॉल में ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि डैड का ऑर्डर है तुम्हें अपने साथ लेकर आने का, जल्दी से चेंज करके नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह।
कहकर शिवांश रूम से बाहर निकल गया। अंश ने शिवांश को जाते हुए देखा और अपनी आंखें बंद कर वापस अपना सिर हेडरेस्ट से टीका लिया और एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझसे कोई जबरदस्ती अपनी मर्जी नहीं मनवा सकता। अगर मुझे ये शादी नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। निशा सिंघानिया अंश के डैड के जिगरी दोस्त की इकलौती बेटी थी। निशा ने जब से अंश को एक पार्टी में देखा था तब से वह उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसने ही अपने डैड से कहकर अंश के डैड से रिश्ते की बात चलवाई थी। वह किसी भी हालत में अंश को पा लेना चाहती थी। निशा एक घमंडी, बदतमीज और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की थी, जिसे अपनी खुशी के आगे किसी की खुशी नजर नहीं आती थी और काफी ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड ख्यालात की थी, या कह सकते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी वो। चैप्टर 2 हीर। एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर। एक औरत मंदिर में आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। उसने अपने गीले बालों को टॉवल में लपेटा हुआ था। उसकी होठों पर एक सौम्य सी मुस्कान थी और इस वक्त उसने साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत की उम्र यही कोई 40 साल के लगभग रही होगी, लेकिन देखने में बहुत 30 से ज्यादा की नहीं लगती थी और काफी खूबसूरत भी थी। वह अपनी मधुर आवाज में भजन गा रही थी, जो वहाँ के वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव बना रहा था। स्माइल, फोल्डेड हैंड्स, लाइट स्किन टोन। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। भजन गाने के साथ ही वह महिला पूरे घर में धूप का धुआं भी देती जा रही थी और धीरे धीरे उस भजन को गुनगुनाते भी जा रही थी। धूप की सुगंधित महक और उसे महिला के मुंह से निकलने वाले मधुर स्वर वहाँ के माहौल को बहुत ही पवित्र बना रहे थे। सत्यम शिवम सुंदरम टू। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम टू। राम अवध में, काशी में, शिव कहाँ में। दया करो प्रभु, देखो इनको दो, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम टू। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम तो। स्माइल स्माइल। आरती खत्म होने के बाद उस महिला ने आरती की थाली को वापस मंदिर में रख दिया और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, हे महादेव, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है तो मेरे परिवार को किसी की बुरी नजर न लगे। तभी उस महिला को किसी ने पुकारा, अरे सुधा जी, अगर आपकी पूजा पूरी हो चुकी हो तो हमें नाश्ता भी दे दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यह महिला सुधा थी, सुधा शर्मा। सुधा ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए अपने पति अजय की तरफ देखा। अजय शर्मा एक कंपनी में जॉब करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय जी का परिवार इस शहर में शिफ्ट हुआ था। इससे पहले ये लोग देहरादून में रहते थे, लेकिन इनका ट्रांसफर होने की वजह से इन्हें परिवार सहित मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपका नाश्ता लेकर आती हूँ, कहकर सुधा किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में सुधा नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की प्लेट और जूस का ग्लास रखते हुए पास ही चेयर पर बैठ गई। अजय जी ने नाश्ता करते हुए ही पूछा, और आपके वो दोनों नन्हे मुन्ने शैतान जागे कि नहीं? तो सुधा ने हंसते हुए कहा, हमारे नन्हे मुन्ने शैतान अब बड़े हो चुके हैं, क्या आप अभी भी उन्हें छोटे बच्चे ही समझते हैं? तो अजय जी ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए तो हमेशा ही मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने शैतान ही रहेंगे, जो हमेशा ही मेरे ऑफिस से आते ही शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं। सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय जी, समय कितनी जल्दी निकल जाता है ना, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शैतान कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तभी कुछ याद करते हुए सुधा बोली, अच्छा अजय जी, आपने हमारी गुड़िया का एडमिशन करवा दिया है ना डांस अकेडमी में? अजय जी ने स्माइल करते हुए जूस के गिलास से एक घूंट भरते हुए कहा, हाँ, मैंने फॉर्म सबमिट करवा दिया है। 2-3 दिन बाद ही उसे डांस अकेडमी ज्वाइन करनी होगी और हमारे नन्हे शैतान का एडमिशन भी हो चुका है यहाँ के स्कूल में, तो उन दोनों से कहो अपनी तैयारी पूरी रखें। बस 2-3 दिन का वक्त है, उसके बाद उन्हें रेगुलर अपनी डांस अकेडमी और स्कूल जाना होगा। कहकर अजय जी अपनी चेयर से खड़े हुए और अपना बैग लेते हुए बोले, ठीक है सुधा, मैं शाम को मिलता हूँ। कहकर उन्होंने सुधा के माथे को चूम लिया और फिर बाहर निकल गए। सुधा जी बाहर गेट पर ही खड़े होकर अजय जी को जाते हुए देखते रही। जब अजय जी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए तो सुधा जी वापस घर के अंदर आ गई और फिर उन्होंने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। ऊपर के फ्लोर पर ही उनके दोनों बच्चों का रूम था। सुधा जी पहले अपने बेटे के रूम में गई, जैसे कि उन्हें उम्मीद थी। उनका बेटा उठ चुका था और शॉवर लेकर अपने बाल ड्रायर से सुखा भी रहा था। सुधा जी ने स्माइल करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे वाह ऋषु, तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए।
तो सुधा जी के बेटे जिसका नाम ऋषभ था उसने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आपको पता तो है मैं दी की तरह आलसी नहीं हूँ, मैं अपने सब काम वक्त पर करना पसंद करता हूँ। और यह सही भी था। ऋषभ सिर्फ 15 साल का था लेकिन टाइम का पूरा पंक्चुअल और पढ़ने में भी हमेशा टॉपर रहता था, लेकिन अपनी बहन को परेशान करने में भी सबसे आगे रहता था। सुधा ने ऋषभ का के बैग को सही करते हुए कहा, हाँ बाबा मुझे पता है मेरा बेटा बहुत होशियार है, अब जल्दी से नीचे पहुँचो, मैं जाकर गुड़िया को जगाती हूँ। कहकर सुधा रूम से बाहर जाने लगी तो ऋषभ ने कहा, फिर तो माँ आपको आधा घंटा लगने वाला है, क्योंकि दी इतनी जल्दी नहीं जागेंगी। सुधा ने कहा, बस करो बेटा, क्यों हमेशा उसके लिए ऐसा बोलते हो। कहकर सुधा बाहर चली गई। एक रूम के बाहर आकर सुधा ने धीरे से रूम का डोर ओपन किया। सामने ही एक बेड पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। सोते हुए उसके फेस पर बड़ी प्यारी सी स्माइल थी जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। सोते हुए वह लड़की बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही थी। उसके खूबसूरत लंबे बाल तकिए पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। इस वक्त उसने लाइट बेबी पिंक कलर एक नाइट सूट पहना हुआ था। उस लड़की का गोरा रंग बाहर खिड़की से छन कर रही धूप में सोने की तरह चमक रहा था। उसकी घनी लंबी पलकें आंखों में कई सारे सपने समेटे हुए बंद थी। और यह खूबसूरत आंखें सिर्फ सोते हुए ही सपना नहीं देखती थी, बल्कि जागते हुए भी सपना देखती थी एक बड़ी डांसर बनने का। सुधा आकर अपनी बेटी के बगल में बैठ गई और झुककर उसके माथे को चूमते हुए उसे जागते हुए बोली, गुड़िया, हीर बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये हमारी स्टोरी की हीरोइन है हीर शर्मा। हीर सिर्फ 19 साल की है। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसका सपना था डांस अकेडमी ज्वाइन करने का, इसीलिए उसके पापा ने उसका एडमिशन मुंबई के फेमस स्वर्णा डांस अकेडमी में करवाया था। स्वर्णा डांस अकेडमी पूरे इंडिया की फेमस डांस अकेडमी थी। कई लोगों का सपना था इस अकेडमी में डांस सीखने का, उनमें से एक हीर भी थी। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। सुधा ने प्यार से हीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हीर बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितनी देर तक सोओगी। हीर ने कसमसाते हुए अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिया और अपनी गाल के नीचे उस हाथ को रखकर बोली, माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। सुधा ने कहा, गुड़िया अभी 2 दिन बाद तुम्हें एकेडमी के लिए भी जाना है, और ऐसे ही तुम अपनी आदत खराब करोगी तो कैसे बहुत बड़ी डांसर बन पाओगी। बोलो। डांस अकेडमी का नाम सुनकर हीर जल्दी से उठ बैठी और अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, मुझे सारी तैयारी भी तो करनी है। अच्छा माँ मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। कहकर हीर जल्दी से बेड से नीचे उतरी। वह वॉशरूम की तरफ भाग कर गई। सुधा ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर न हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी ना, बस। कहकर सुधा ने गहरी सांस ली और हीर का बेड सही करने लगी। सुधा ने हीर के कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए कहा, हीर मैंने तुम्हारे कपड़े बेड पर रख दिए हैं। तो हीर ने अंदर से ही कहा, ठीक है माँ मैं ले लूंगी। सुधा फिर रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद ऋषभ और हीर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। दी मुझे नहीं लगता ये डांस वांस आपके पास की बात है। डांस करने के लिए तो बहुत फुर्तीला होना पड़ता है, और आप है एक नंबर की आलसी। मुझे तो लगता है वहाँ जाकर भी आप सो ही जाएंगे। तो हीर ने ऋषभ के सिर पर टैप करते हुए कहा, ज्यादा मत बोल ऋषु, तुम्हें पता है ना अपने स्कूल में भी डांस में कई प्राइज जीते थे मैंने, और डांस के लिए तो मैं अपनी नींद भी छोड़ सकती हूँ। आखिर बड़ी डांसर बनने का सपना जो है मेरा। तो ऋषभ ने हीर को चिढ़ाते हुए कहा, दी जब आप डांस करती हो तो पता है कैसा लगता है, जैसे कोई बंदरिया डांस कर रही हो। सही बता रहा हूँ, आपका डांस देखकर मुझे अक्सर उस बंदरिया की याद आ जाती है जो हमारे मोहल्ले में आता था ना, एक मदारी अपनी बंदरिया लेकर, बिल्कुल वैसे ही। ऋषभ की बात सुनकर हीर ने चिढ़ते हुए कहा, माँ देख लो इसे, ये हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता है। क्या मैं बंदरिया की तरह डांस करती हूँ? सुधा नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आते हुए बोली, ऋषु परेशान मत करो अपनी बहन को, क्यों हमेशा इसे छेड़ते रहते हो। तो ऋषभ ने हंसते हुए कहा, ये चिढ़ती है और मुझे इन्हें चिढ़ाने में मजा आता है। सुधा सामने ही चेयर पर बैठकर बोली, एक दिन जब ये अपने ससुराल चली जाएगी ना ऋषु, तो सबसे ज्यादा तुम ही इसे याद करने वाले हो, देख लेना। तो हीर ने कहा, माँ मैं क्यों चली जाऊंगी कहीं पर, मैं तो यही रहने वाली हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो सुधा ने कहा, हर लड़की की शादी होती है और उसे अपने ससुराल जाना ही होता है। तो ऋषभ ने जल्दी जल्दी नाश्ता ठूंसते हुए कहा, फिर तो माँ जल्दी से इसकी शादी करो और इसे यहाँ से दफा करो, ताकि फिर इस पूरे घर पर मेरा ही राज होगा। तो हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्या सबको इतना परेशान करती हूँ जो सब मुझे यहाँ से बाहर भगाने की सोच रहे हैं।
तो सुधा ने हंसते हुए कहा, हीर तुम्हें अभी कौन भगा रहा है, अभी वक्त है बेटा तुम्हारी शादी में, अभी तुम सिर्फ अपना करियर बनाओ और अपने सपनों को पूरा करो। फिर सुधा ने ऋषभ और हीर से कहा, अच्छा तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। तो हीर और ऋषभ दोनों एक साथ बोले, सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज? तो सुधा ने कहा, आज शाम को हम सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। वैसे भी हम जब से मुंबई आए हैं कहीं बाहर नहीं गए ना घूमने के लिए, तो इसलिए तुम्हारे पापा ने कहा है कि शाम को तुम लोग जल्दी रेडी रहना। सुधा की बात सुनकर ऋषभ और हीर दोनों ही खुशी से उछल पड़े। उनका बड़ा मन था मुंबई को देखने का। शाम का वक्त, हीर और ऋषभ पहले से ही रेडी होकर बैठे हुए थे और काफी देर से अपने पापा का घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। हीर ने इस वक्त हल्के आसमानी कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों की ढीली डाली सी चोटी बनाई हुई थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ उसने लिप ग्लोस लगाया हुआ था और माथे पर छोटी सी काली बिंदी। इतने से सादगी भरे लुक में भी हीर बहुत प्यारी लग रही थी। हीर की सादगी ही उसकी खूबसूरती थी। हीर जब भी हंसती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे। माँ, पापा को फोन करके पूछो ना कब तक आएंगे, कितनी देर हो गई है, ऋषभ ने कहा। तभी डोर बेल बजी तो हीर खुश होते हुए डोर की तरफ भागी। लगता है पापा आ गए। हीर ने जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने ही अजय जी खड़े हुए थे। हीर दरवाजे के सामने से हट गई तो अजय जी अंदर आए। हीर ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, पापा आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में, हम कब से रेडी होकर आपका वेट कर रहे थे। तो अजय जी सोफे पर बैठते हुए बोले, हाँ बेटा थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। मुंबई में एक ही चीज सबसे ज्यादा खराब है, वो है यहाँ का ट्रैफिक। सुधा जी पानी का गिलास लाकर अजय जी को देते हुए बोली, लीजिए, बच्चे कब से आपका वेट कर रहे थे, अब आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर हम लोग निकलते हैं। अजय जी ने पानी पीते हुए कहा, हाँ बस मुझे 15 मिनट का वक्त लगेगा, फिर हम लोग निकलते हैं। होटल ड्रीम वैली, इसी होटल के क्लब में इस वक्त अंश एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। उसी के आसपास 2-4 लड़के और अधमरी हालत में फ्लो पर गिरे हुए थे, जिनकी हालत भी अंश ने ही खराब की थी। दरअसल ये लड़के अंश से उलझ पड़े थे और जिसका नतीजा उन लोगों को अपनी हड्डियां तुड़वा कर मिला। अब तक जो लड़कियां अंश की हॉटनेस को देखकर आंखें भर रही थी, अब अंश का गुस्सा देखकर सहमी हुई सी खड़ी हुई थी। पूरे क्लब में किसी की हिम्मत नहीं थी अंश को रोकने की। अंश ने उस लड़के को इतना मारा कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इस क्लब का मैनेजर भी पास में ही खड़ा हुआ अंश को देख रहा था। तभी शिवांश आकर अंश को उस लड़के से दूर करते हुए बोला, छोड़ दो अंश, उसकी हालत पहले ही बहुत खराब हो गई है। अंश ने अपने भाई को दूर धकेलते हुए कहा, अभी तो उसकी जान लूंगा मैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, जानता नहीं है अंश खुराना हूँ मैं, कहकर अंश एक बार फिर उसे लात और घूंसों से मारने लगा। शिवांश ने इस बार पूरी ताकत से अंश को खींचकर उस लड़के से दूर किया और उसे समझाते हुए कहा, बस करो अंश, बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से, तुमने वैसे ही बहुत ड्रिंक की हुई है। तो अंश ने अपने भाई को खुद से दूर किया और बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। शिवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अंश और अंश का गुस्सा हमेशा कंट्रोल से बाहर ही रहता है। अंश ने बार काउंटर से ही एक वाइन की बोतल उठाए और एक नजर उन लड़कों की तरफ देख वहां से बाहर निकल गया। शिवांश ने जब अंश को बाहर जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब तक शिवांश बाहर पहुंचा, अंश अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया था। अंश ड्राइव करते हुए ही ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त वो काफी नशे में था। उसकी आंखें नशे की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। वह अपनी गाड़ी फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था और गाड़ी में ही उसने काफी लाउड म्यूजिक प्ले किया हुआ था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी किसी की कार से टकरा गई। हालांकि टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी थी क्योंकि सामने वाले ने जल्द ही गाड़ी को साइड में कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान तो दोनों की गाड़ियों को हुआ था। अंश पहले ही बहुत गुस्से में था और फिर इस एक्सीडेंट से उसका पारा और हाई हो गया। What the hell is this? अंश गुस्से से बोला और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर